Good morning friends, myself is मनोज मोदी फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश अकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 11 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 11, जब भी दो सब्जेक्ट अगर आपस में कॉमा से जुड़े हुए हो, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच में यदि कॉमा दिया हो तो सेंटेंस में वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कहने का मतलब ये, जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए होंगे और उन दोनों के बीच में यदि कॉमा लगा होगा तो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि सेंटेंस में सुधा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फ्रेंड ऑफ मोहन, राइट। फिर आपको ब्लैंक दिया हुआ, कब लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि है जाएगा या है आएगा। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट दो है लेकिन दोनों सब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगा हुआ है और पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो सुधा है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में हमें हैज और में से हैज को सिलेक्ट करना होगा, राइट। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, यू माई स्टूडेंट इंटेलिजेंट। अभी सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट है, यू भी है माई स्टूडेंट भी है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है और पहला वाला सब्जेक्ट जो है आपका वो यू है जो कि प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी, ई जो आर में से आर आएगी। क्लियर? यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब जो जब भी दो सब्जेक्ट आपस में यदि कॉमा से जुड़े हुए हों तो सेंटेंस में वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सुधा था इसलिए यहाँ हैज आया, दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट यू था इसलिए यहाँ पे आर आया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 12 की। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर कंट्री का नाम दिया हो, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर कंट्री का नाम दिया हो और कंट्री का यूज़ टीम के रूप में किया गया हो, मतलब सेंटेंस में कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा हो कि हम यहाँ टीम के रूप में कंट्री का यूज़ कर रहे हैं, मतलब खिलाड़ियों के रूप में कंट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंट्री को हम सेंटेंस में क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, राइट। रूल के लिखा हुआ है जब भी कंट्री का नाम टीम के रूप में यूज़ किया गया हो और तब इसका अर्थ कंट्री के प्लेयर से होता है, मतलब कंट्री का नाम कंट्री ना होते हुए प्लेयर होता है, तब ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ मैच जीतने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ बात हो रही है खेल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इंडिया को सिंगुलर ना मानते हुए हम क्या मानेंगे, सिर्फ प्लूरल मानेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में है जो रहने से क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अगर सेंटेंस में इंडिया यानी कंट्री का नाम खेल के रूप में ना किया गया हो तब ऐसी कंडीशन में आपको इंडिया को सिंगुलर मानना। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है इंडिया आवर कंट्री, यहाँ खेल की बात नहीं हो रही है इसलिए इंडिया को क्या मानेंगे, हम सिंगुलर मानेंगे, इसलिए इज और आर में से क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा, राइट। कम टू द सेकंड एग्जांपल, इंग्लैंड वॉन द मैच, यानी कि मैच की बात हो रही है, यानी कि खेल की बात हो रही है, इसलिए इस कंडीशन में इंग्लैंड को सिंगुलर नहीं मानेंगे, इंग्लैंड को क्या मानेंगे, हम प्लूरल मानेंगे, इसलिए हैज और हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब जो है जब भी सेंटेंस में कंट्री का यूज़ खेल के रूप में किया गया हो तब ऐसी कंडीशन में उस कंट्री को सिंगुलर ना मानते हुए प्लूरल मानेंगे और इस कंट्री का नाम कंट्री ना होते हुए कुछ इस तरह से होगा, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीता है, भारत ने नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीता है। जबकि इस सेंटेंस की हिंदी ये है, भारत एक हमारा देश है। जबकि तीसरे वाले सेंटेंस की हिंदी ये, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच जीता है, राइट। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 13 और रूल नंबर 14 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत यदि वन ऑफ से हो, मैनी ऑफ से हो, नन ऑफ से हो, आइदर ऑफ से हो, नाइदर ऑफ से हो, ऑल ऑफ से हो, एनी ऑफ से हो, ईच ऑफ से हो, एवरी ऑफ से हो और ऐसे ऐसे कई बहुत सारे शब्द है, यदि ऐसे शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यदि उसके बाद इन शब्दों के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। और यदि वो नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, राइट। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ, मैनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ एक्सेट्रा से हो तो आपको ये याद रखना है कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा अगर वो काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा, प्लूरल मतलब बहुवचन रहेगा। और यदि वो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे मैंने सिंगुलर नाउन के सामने सिंगुलर वर्ब लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ नाउन प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब को मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया। उसका कारण ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा जब भी सेंटेंस में ये सारे शब्द आए हों, ठीक है, तो आपको ना सेंटेंस में वर्ब
शुरुआती शब्द के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। मतलब इस सेंटेंस में पहला शब्द वन है, इसमें ऑल है, इसमें सम है, इसमें सम है, इसमें आइदर है। तो अब सेंटेंस में वर्ब इनके अकॉर्डिंग आएगी। साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और लेकिन वो काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब पहले वाले शब्द के अनुसार आएगी। तो जैसे सेंटेंस में देखें वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे नाउन काउंटेबल है, इसलिए यहाँ हमने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में बात करते हैं वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब पहला वाला शब्द जो है उसके अकॉर्डिंग आएगी। पहला वाला शब्द कौन सा है, वन, जो कि सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में से हमें हैज और एम में से किसको सेलेक्ट करना है, हैज को, राइट। और इस सेंटेंस की हिंदी हो गई, छात्रों में से एक छात्र फेल हो गया है। कम टू द सेकंड एग्जांपल, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इस सेंटेंस में ऑल ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल आया, इसलिए हमने यहाँ प्लूरल नाउन का यूज़ किया है। और वर्ब जो है पहले वाले शब्द के अनुसार आएगी, जो कि ऑल है, और ऑल को हम प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल मानने की वजह से इस सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव में से हैव। और इस सेंटेंस की हिंदी हो गई, छात्रों में से सारे के सारे छात्र कैसे हो गए, फेल हो गए। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, सम ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सम के बाद जो नाउन आया है वो काउंटेबल है, इसलिए हमने इसे प्लूरल यूज़ किया है। अब ये नाउन प्लूरल है। अब हम देखेंगे शुरुआती जो वर्ड है वो कैसा है, सम। और सम को हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। आपको शायद याद होगा, सम का यूज़ यदि काउंटेबल के लिए किया जाता है तो इसे हम क्या मानते हैं, तो हम इसे प्लूरल मानते हैं। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। और इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी, छात्रों में से कुछ छात्र क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। लेकिन आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, मैंने भी नेक्स्ट एग्जांपल में सम का यूज़ किया है, लेकिन सम के यूज़ में आप आगे देखेंगे यहाँ मिल्क लिखा हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया है। अनकाउंटेबल नाउन यदि होगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए इस सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमें इस सेंटेंस में वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर, जो कि कौन सी है, वाज, राइट। और इस सेंटेंस की हिंदी ये है, कुछ दूध यूज़ किया गया, राइट, या थोड़ा दूध यूज़ किया गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। आप देखेंगे आइदर के बाद नाउन कैसा है, काउंटेबल है, इसलिए मैंने यहाँ इसको प्लूरल यूज़ किया है। अब हम देखेंगे शुरुआती वर्ड जो है वो आइदर है, और जैसा कि आप जानते हैं आइदर, नाइदर, इन सबको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इस सेंटेंस में हमें जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है, इसलिए हम एज और आर में से किसको सिलेक्ट करेंगे, एज को। और इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी, दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की यहाँ पर आ रही है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो इस रूल से रिलेटेड है, मिलता जुलता रूल है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 16 की। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ जैसे शब्दों से हो, तो आपको ये याद रखना है कि उस सेंटेंस में नाउन व वर्ब सिंगुलर भी रहती है और प्लूरल भी रहती है। ये किस बात पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है इनके बाद आने वाले नाउन पर। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम देखेंगे हाफ ऑफ द मैंगोज। इस सेंटेंस में जो नाउन है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने की वजह से इस सेंटेंस में हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल। तो इस सेंटेंस में हमने कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया, वर्ब। इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से हो गई, मैंगोज, आधे मैंगोज, मतलब आधे आम कैसे थे, खराब थे। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में भी यही वर्ड लिखा हुआ है, हाफ, यहाँ भी ऑफ, यहाँ दा, यहाँ मैंगोज की जगह केवल क्या लिखा हुआ है, मैंगो लिखा हुआ है। चूँकि नाउन यदि आपका सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हम यहाँ पे बाज यूज़ करेंगे। और इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, आम का आधा हिस्सा, आम का आधा हिस्सा कैसा था, खराब था। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, हाफ ऑफ द रूम्स। इस सेंटेंस में हम देखेंगे हाफ के बाद जो नाउन है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और एज और आर में से हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। और इस सेंटेंस की हिंदी जो होगी, कमरे, आधे कमरे कैसे थे, खाली थे। हम बात करते हैं 4th एग्जाम्पल और 5th एग्जाम्पल की। दोनों एग्जाम्पल में सिमिलरिटी है, यहाँ भी टू, यहाँ थर्ड्स, यहाँ ऑफ, यहाँ दा, यहाँ टेबल लिखा हुआ है, यहाँ टेबल्स लिखा हुआ है। तो चूंकि एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ टेबल लिखा हुआ है, टेबल जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, टेबल का 2/3 हिस्सा क्या किया गया, यूज़ किया गया। जबकि एग्जाम्पल नंबर 5 में देखेंगे 2/3 ऑफ के बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, और जो कि काउंटेबल भी है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब जो आएगी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए हम इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो इस सेंटेंस की कुछ हिंदी इस तरह से होगी, 2/3 टेबल्स क्या की गई हैं, यूज़ की गई हैं। मतलब आपके पास बहुत सारी टेबल्स थी, लेकिन उसमें से आपने 2/3 टेबल क्या की गई हैं, आपने यूज़ की गई हैं। ये रूल कंपटीशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की।
मतलब आज क्या होता, हॉलीडे होता। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की। इस सेंटेंस में देखेंगे वुड दैट लगा हुआ है। वुड दैट के बाद आने वाला टेंस पास्ट होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में क्या आएगा, वर आएगा। और इस सेंटेंस की हिंदी ये है, काश वह अमीर होती। हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे शी वेव्स एज इफ। अब एज इफ के बाद जो भी टेंस आएगा वो पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस में आने के बाद आपको बाद या वर में से क्या लगाना है, वर लगाना। तो सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर लेकिन हम किसका यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। और सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से है, वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे मानो कि वो क्या हो, रानी हो। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 4। इफ़ ही रिच ही वुड हेल्प अदर्स। इस सेंटेंस में देखेंगे इफ़ लगा हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड लगा हुआ है। अब यानी कि इस सेंटेंस में इफ़ के बाद जो भी टेंस आएगा वो पास्ट आएगा और पास्ट में हमें क्या लगाना है, वर लगाना है। तो अब इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, यदि वे अमीर होता तो वह दूसरों की मदद करता। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 16 भी समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की। हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की। आपको इस रूल में ये याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब दियो और उस वर्ब से दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे इस सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट स्कूल है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा, कोचिंग है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने इस वर्ब से जोड़ा है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी किसी संडे की शुरुआत में कोई वर्ब दी हो और उससे दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हों, एक ही वर्ब से दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हों, तब ऐसी कंडीशन में उसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और वर्ब कैसी आएगी, वहाँ पर सिंगुलर आएगी। मतलब एज और आर में से क्या सेलेक्ट करना है आपको, एज। सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, स्कूल जाना और कोचिंग जाना आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे गोइंग लिखा हुआ है, फिर टीचिंग लिखा हुआ है और दोनों दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक स्कूल भी है और एक क्या है, स्टूडेंट्स भी है। गोइंग का ऑब्जेक्ट स्कूल है और टीचिंग का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में, और दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। यानी कि वर्ब भी अलग अलग है और ऑब्जेक्ट भी अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में से क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। और वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, आर। संडेस की हिंदी होगी, स्कूल जाना और बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है। हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे मेकिंग लिखा हुआ है, मेकिंग के बाद पीस लिखा हुआ है, फिर एंड लिखा हुआ है, फिर केक्स लिखा हुआ है। यानी कि इस सेंटेंस में वर्ब दो नहीं है, वर्ब एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो है। एक पीस है, एक केक्स है, वर्ब केवल एक है। ऐसी कंडीशन में इसे सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, एज और आर में से क्या आएगा, एज आएगा। और इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, पीस बनाना, केक्स और पीस बनाना मिस्टर गुप्ता की क्या स्पेशलिटी है। राइट। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 17 समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग से हो, मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पे दिए हो, तो तब इन्हें सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर मानने की वजह से इनके सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। मतलब ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दिए हो तो इन्हें सिंगुलर मानना है और वर्ब कैसे यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। जैसे पहला वाला एग्जांपल है, एवरीथिंग इन आवर हैंड, एवरीथिंग इन आवर हैंड। और आपसे पूछा गया कि एज आएगा या आर आएगा, चूँकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एज। और सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, सब कुछ हमारे हाथ में है। दूसरा वाला एग्जाम्पल, समथिंग हैपन और हैपन्स, इन दोनों में से पूछा गया हैपन आएगा या हैपन्स आएगा। तो चूँकि समथिंग सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एस, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पर क्या आएगा, हैपन्स। और इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, कुछ कुछ होता है। आई थिंक आपको रूल नंबर 17 समझ में आया होगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 19 की। आपको ये याद रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हों, जैसे कि सेंटेंस में पेंसिल एंड बुक्स आपस में एंड से जुड़े हुए हैं और उनसे पहले भी कोई नाउन दिया हो, जैसे ये नाउन दिया हुआ है कॉस्ट, और जो कि ऑफ से जुड़ा हुआ हो, तो सेंटेंस में जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार लाएंगे। तो इस सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन है, कॉस्ट है, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, किताबों की और पेंसिल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड समझ में आ गया। चलिए फिर से बोल देता हूँ, जब भी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में एंड से जुड़े हुए हों, उनके पहले भी कोई नाउन लिखा हुआ हो जो कि ऑफ से जुड़ा हुआ हो, तो सेंटेंस में वर्ब ऑफ से पहले यूज़ किए गए नाउन के अनुसार आएगी। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाएगी, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ की जाएगी। चूँकि कॉस्ट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सी लगाइए, इज लगाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एडवांटेज ऑफ रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इस सेंटेंस में हम देखेंगे एंड से पहले बुक्स लिखा हुआ है, बाद में न्यूज़पेपर्स लिखा हुआ है, दोनों की दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ऑफ से पहले एक नाउन लिखा हुआ है एडवांटेज, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से इस सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी।
सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से, किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना का, किताबें और न्यूज़पेपर पढ़ने का जो लाभ है वो कैसा, अनलिमिटेड है। ठीक है, आई थिंक आपको ये रूल नंबर 19 समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप यदि इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के का ये पार्ट के इस पार्ट में मैंने लगभग सारे रूल आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि इसमें एक दो रूल अगर रूल रह गए हों तो मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, जिसे आप इसके अगले पार्ट में देख पाएंगे। थैंक यू।